दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान किसी न किसी चीज के पीछे भाग रहा है। चाहे कोई पैसे के पीछे भाग रहा हो, चाहे कोई प्यार के पीछे भाग रहा हो। किसी को प्यार मिलता है तो किसी को पैसा नहीं मिलता, और किसी को पैसा मिलता है तो उसे सच्चा प्यार नहीं मिलता। लेकिन खुशनसीब होते हैं वो लोग जो सच्चे प्यार की कदर को समझते हैं, और एक बार सच्चा प्यार मिल जाए तो उसे गंवाते नहीं हैं। लेकिन बहुत बदनसीब होते हैं वो लोग जिन्हें सच्चा प्यार मिलता तो है, लेकिन वो पैसे और हवस के चक्कर में उस सच्चे प्यार की कीमत नहीं समझ पाते, और अपने हाथ से एक खूबसूरत सा रिश्ता खो देते हैं। तो आज की एक ऐसी ही सच्ची घटना हम आपको बताने वाले हैं, जिसे सुनकर आप परेशान हो जाएंगे और जो आपके दिल को झंझोड़ कर रख देगी। तो बने रहें इसी वीडियो के साथ। दरअसल आज की ये जो सच्ची घटना है, ये घटना है हरियाणा के एक शहर गुरुग्राम की। और इसी गुरुग्राम का एक छोटा सा इलाका है, एक छोटा सा कस्बा है, जिसका नाम है गांधीनगर। और इसी गांधीनगर का एक घर है जिसका नाम है 31st बी। और इसी 31st बी में एक व्यक्ति अकेले रहा करता था। जून का महीना चल रहा था और दोपहर के करीब 4 बज रहे थे। इसी दौरान सक्सेना साहब के इस घर पर एक दस्तक होती है, एक आहट होती है। जब सक्सेना साहब ने उस आहट को देखकर दरवाजा खोला तो ये पाया कि एक महिला जो कि 30-32 साल की उम्र की थी, वो वहीं पर खड़ी थी। और सक्सेना साहब से दरवाजा खोलने पर वो ये पूछती है कि क्या शोभा यहाँ पर है। तो सक्सेना साहब ने इसके जवाब में कहा कि नहीं, यहाँ पर शोभा नाम की कोई महिला नहीं रहती। इसके जवाब में वो महिला काफी मायूस हो जाती है और ये पूछती है कि मैं उनसे 3-4 साल पहले यहीं पर मिलकर गई थी, क्या अब वो यहाँ पर नहीं रहती। तो इसके जवाब में सक्सेना साहब ने कहा कि नहीं, पिछले 3 सालों से तो मैं यहीं पर रह रहा हूँ, और मैंने यहाँ पर ऐसी किसी महिला को कभी भी रहते हुए नहीं देखा, और मैं इस घर में अकेले ही रहता हूँ। शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। इसके बाद वो महिला काफी उदास हो जाती है और इसके बाद वो वहां से जाने लगती है। कुछ सोचकर सक्सेना साहब ने उस महिला को रोका और ये कहा कि क्या आप मुझे उनके बारे में कुछ बता सकती हैं, हो सकता है कि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। तो दोस्तों, इसके जवाब में उस महिला ने ये कहा कि मेरा नाम सुमन है और मैं अपनी इस पुरानी सहेली शोभा को खोजते हुए इस घर पर आई हूँ। दरअसल आज से 4 सालों पहले हम दोनों की दोस्ती थी और मैं यहाँ पर अक्सर आया जाया करती थी। अब जाने वो मेरी सहेली कहाँ चली गई है, और अब मेरी उससे मुलाकात भी नहीं हो सकती। और ये सोचकर वो महिला बहुत उदास हो जाती है। जब सक्सेना साहब ने देखा कि वो महिला काफी उदास है और उसके पहनावे और रहन सहन, उसकी बातचीत के तरीके से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इस शहर की ही नहीं है और उसका इस शहर में कोई नहीं है। और उसने ये भी बताया कि वो अपनी दोस्त को सोचकर ही इस शहर में, इस घर पर आई थी, लेकिन अब उसका इस शहर में कोई नहीं रहा। इसके बाद सक्सेना साहब ने कहा कि अगर आप बुरा न माने तो आप यहीं पर आराम कर लीजिए, थोड़ी देर बैठ जाइए, इसके बाद आप अपने घर चले जाइएगा। तो उसके बाद उस महिला ने कहा कि ठीक है, क्या आप मुझे एक गिलास पानी पिला सकते हैं। तो उसके बाद सक्सेना साहब ने उसके लिए एक गिलास अंदर से पानी मंगवाया और वो उसे पी गई। पीने के बाद वो महिला वहीं पर बैठी रही और सक्सेना साहब से पूछा कि अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं कुछ देर के लिए यहीं पर रुक सकती हूँ, बाहर बहुत तेज धूप है और मैं अभी जाना नहीं चाहती। सक्सेना साहब ने कहा कि ठीक है, आप यहीं सोफे पर बैठकर आराम कर लीजिए, और अगर आप चाहें, आपको एतराज ना हो, तो आप मेरे साथ अंदर एसी रूम में भी आकर बैठ सकती हैं, और जब आपको अच्छा लगने लगे तो आप यहाँ से चले जाइएगा। महिला कहती है कि नहीं, मैं यहीं पर ठीक हूँ, और सक्सेना साहब उसे उसी सोफे पर बैठा हुआ छोड़कर अपने बेडरूम में चले जाते हैं। और सक्सेना साहब अंदर अपने बेडरूम में डिनर करने के बाद जब बाहर आते हैं तो उन्होंने ये देखा कि वो महिला अभी भी है और वो वहां सो चुकी है। सक्सेना साहब ने उसे उठाना उचित नहीं समझा, लेकिन देर होती देखकर उन्होंने उस महिला को उठाया और ये कहा कि आप सो गई थी। तो उसके जवाब में उस महिला ने कहा कि जी हाँ, मुझे माफ कीजिएगा, मैं बहुत थकी हुई थी और आपके इस घर में मुझे बहुत आराम मिला, तो मैं सो गई थी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। लेकिन सक्सेना साहब ने कहा कि ये एक रात का वक्त है और अब आप इस शहर में भी अकेली हैं, तो ऐसे में आपका बाहर जाना अच्छा नहीं है। अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं आपको आपके घर पर छोड़ दूं, या आप जहां जाना चाहती हैं वहां तक ड्रॉप कर दूं। लेकिन उस महिला ने कहा कि नहीं, मैं जहां जाना चाहती थी वहां पर आई, लेकिन अब मेरा इस शहर में कोई नहीं रहा, तो इसलिए मैं अब इस शहर से चल जाऊंगी। तो सक्सेना साहब को ऐसा लगता है कि जैसे वो महिला अकेली है और उसका कोई नहीं है। सक्सेना साहब ने कहा कि अगर आप बुरा ना माने तो आप मेरे साथ आज इसी घर में रुक जाइए, और सुबह उठते ही आप फ्रेश होकर अपने घर के लिए, अपने शहर के लिए चले जाइएगा।
तो उस महिला ने कहा कि ठीक है, मैं रुक जाती हूँ, और वो महिला सक्सेना साहब के ही घर में रुक जाती है। दोस्तों, इसके बाद वो महिला सक्सेना साहब के साथ उनके घर में आकर बैठ जाती है और सक्सेना साहब ने ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर दिया। जब तक खाना आता है तब तक सक्सेना साहब उस महिला के साथ बातचीत करने लगते हैं। इसके जवाब में वो महिला कुछ बोलती नहीं है। जब तक खाना आ रहा होता है तब तक सक्सेना साहब उस महिला के साथ बातचीत करने लगते हैं, और सक्सेना साहब पूछते हैं कि आप कौन हैं और कहाँ से आई हैं। इसके जवाब में वो महिला कहती है कि मैं पास के ही शहर से आई हूँ, और यहाँ पर मेरी एक सहेली रहा करती थी, और मैं एक शादीशुदा महिला हूँ, और मेरा जो पति है वो बहुत नीच किस्म का है, और वो मेरे साथ बहुत मारपीट करता है, बहुत दरिंदगी करता है, मेरे साथ वहशियाना तरीके से शारीरिक संबंध बनाता है। और मेरा पति जो है वो बहुत शराबी और जुआरी किस्म का है। उसके पास दुनिया के तमाम सारे ऐब हैं, और वो मुझे बहुत परेशान करता है, मेरी ज़िंदगी को दुश्वार करके रखा हुआ है। इसीलिए मैं उसका घर छोड़कर, उसके साथ रिश्ता तोड़कर उस घर से चली आई हूँ, और मैं अब किसी और नए जगह पर किसी काम की तलाश में हूँ, किसी नई ज़िंदगी की तलाश में हूँ। तो जब सक्सेना साहब ने ये सुना तो वो उस महिला को ढांढस बनाने लगते हैं और ये कहते हैं कि ठीक है, जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, और अब आप परेशान मत होइए, आप एक अच्छी जगह पर हैं, एक सही जगह पर हैं, और मैं आपकी इस समस्या को समझ सकता हूँ। तो इतने में ही भोजन आ जाता है और दोनों भोजन करने लगते हैं। भोजन करने के बाद वो महिला कहती है कि ठीक है, अब मैं यहाँ से चलती हूँ, मेरा रुकना सही नहीं है। लेकिन सक्सेना साहब ने उसे जबरदस्ती फोर्सफुली विनम्रतापूर्ण आग्रह करके रोक लिया और ये कहा कि अब इस रात में आप कहीं भी नहीं जाएंगी, और आप मेरे बेडरूम में जाकर आराम कर लीजिए, मैं बाहर सो जाता हूँ। लेकिन उस महिला ने कहा कि नहीं, आपका घर है, आपका बेडरूम है, और आप अपने बेडरूम में आराम कीजिए, मैं आपके बेडरूम के बाहर इसी सोफे पर सो जाऊंगी। इसके जवाब में सक्सेना साहब ने उसे अपने बेडरूम से एक तकिया, एक कंबल और एक चादर दे दी, और वो महिला वहीं पर सो जाती है। तो दोस्तों, जब सुबह होती है तो सक्सेना साहब अपनी रोज की दिनचर्या की तरह अपने बेडरूम से बाहर निकलते हैं, और वो ये देखते हैं कि उनके टेबल पर एक कप चाय गर्मा गर्म रखी हुई है, और जो उनका बिस्तर अस्त व्यस्त तरीके से पड़ा हुआ था वो अब सही तरीके से रखा हुआ है। घर की साफ सफाई हो चुकी है, और उन्होंने ये देखा कि उनकी इस कोठी की कई सारी चीजें जो अस्त व्यस्त तरीके से थी वो अब सुसज्जित तरीके से, वेल मैनर्ड तरीके से रखी हुई हैं, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। जब वो अपने बेडरूम से निकलकर बाहर लॉन में आते हैं तो वो ये देखते हैं कि सुमन उनके लॉन के बाहर पौधों को पानी दे रही थी, और जैसे ही सुमन की नजरें सक्सेना साहब से मिलती है, सक्सेना साहब को देखकर वो मुस्कुराती है और कहती है गुड मॉर्निंग। इसके जवाब में सक्सेना साहब ने भी उसे गुड मॉर्निंग कहकर अभिवादन किया, और दोनों बातचीत करने लगते हैं। सक्सेना साहब कहते हैं कि आपने तो मेरे घर को चमका कर रख दिया है। जिसके जवाब में सुमन ने ये कहा कि दरअसल मैं आपके ही उठने का इंतजार कर रही थी, और अब मैं चलती हूँ। जब सक्सेना साहब ने ये सुना तो वो बहुत उदास हो गए, और उनका मन ये नहीं कर रहा था कि सुमन उन्हें छोड़कर, इस घर को छोड़कर चली जाए। दोस्तों, इसके बाद जब सक्सेना साहब ने सुमन को देखा तो ये कहा कि देखो सुमन, रास्ते कई हैं, और मंजिलें जब एक बार मिल जाएं तो रास्तों की परवाह नहीं करनी चाहिए और रास्तों को छोड़ देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि तुम्हारी मंजिल तुम्हें मिल चुकी है, और अब तुम्हें इसी मंजिल को, इसी घर को अपना बसेरा बना लेना चाहिए। इसके जवाब में सुमन भी मुस्कुराने लगती है और ये कहती है कि अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि क्या आप हमेशा बाहर से ही खाना मंगवा कर खाते हैं, या फिर आपके घर में भी खाने की कोई व्यवस्था है? क्या आपकी पत्नी है, और वो कहाँ पर हैं? क्या आप अकेले ही रहते हैं? तो इसके जवाब में सक्सेना साहब ने ये कहा कि जब 2020 में कोरोना की पहली लहर आई थी तो मेरी पत्नी का उसी समय स्वर्गवास हो गया था, और तब से लेकर मैं अकेले ही इस पूरे घर में रहता हूँ, और ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस से घर आता हूँ, और अब अकेले के लिए कौन बनाने जाए, इसलिए मैं बाहर से ही खाना ऑर्डर कर लिया करता हूँ। तो इसलिए सुमन ये कहती है कि ठीक है, अब से आपको बाहर का खाना खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म नाश्ता बनाती हूँ। और ये कहकर सुमन किचन की तरफ चली जाती है, और उसके पीछे पीछे सक्सेना साहब भी किचन में जाकर खड़े हो जाते हैं। सक्सेना साहब को बहुत सालों के बाद किचन से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी जो उनकी पत्नी के वक्त में आया करती थी, और अब सक्सेना साहब ने सुमन के साथ बैठकर अपनी डाइनिंग टेबल पर नाश्ता किया, और बातचीत करते करते वक्त का पता ही नहीं चला। सक्सेना साहब ने बातों ही बातों में ये पूछा कि क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? तो इसके जवाब में सुमन रोने लगती है और ये कहती है कि दरअसल
मैं मेरे पति से बहुत परेशान थी और मैं मेरे पति को छोड़कर इसीलिए आई थी क्योंकि मेरा पति मेरे साथ हैवानों की तरह बलात्कार किया करता था और वो मुझसे पैसे की मांग किया करता था। मेरे दोस्तों और मेरे रिश्तेदारों में भी वो मेरे प्रति गलत बातें किया करता था। मेरे मायके से मारपीट करके मुझसे पैसे मंगवाने की कोशिश किया करता था और इस प्रकार से उसने मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बना दी थी कि मैं उस घर को छोड़कर एक नए ज़िंदगी की तलाश में निकली थी। क्या पता था कि ज़िंदगी कुछ ऐसा मोड़ लेगी और आप मुझे मिल जाएँगे। तो इस प्रकार से बातों का सिलसिला चलने लगता है और सक्सेना साहब ने उसे शादी के लिए जब प्रपोज़ किया, तो दोनों की ये शादी एक सादे समारोह में हो जाती है। लेकिन कहानी यहीं से टर्न लेती है और जब सक्सेना साहब अपनी नई नवेली पत्नी सुमन के साथ शादी करने के बाद जब घर आते हैं और घर आने के बाद सक्सेना साहब उसके साथ बातचीत कर रहे होते हैं, तो अचानक से एक व्यक्ति सक्सेना साहब के घर आता है और जब सक्सेना साहब उस व्यक्ति को देखते हैं तो वो व्यक्ति बहुत गुस्से में था और सक्सेना साहब से गाली गलौज करते हुए ये कहने लगता है कि इतने बड़े व्यक्ति होकर आपने मेरी पत्नी के साथ इस तरीके से शादी करने की कोशिश कैसे की और आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप मेरी पत्नी के साथ इस तरीके से रंगरलियां मना रहे हैं। जब सक्सेना साहब ने इस तरीके की बातें सुनी तो वो बहुत परेशान हो गए, वो बहुत गुस्सा होने लगे और ये कहते हैं कि तुम हो कौन? और इधर सुमन जो सक्सेना साहब के पीछे छुप गई थी, वो अपने पति को देखकर बहुत परेशान हो गई थी। दरअसल ये व्यक्ति सुमन का वही आवारा और शराबी किस्म का व्यक्ति था जो सुमन के साथ मारपीट करता था, उसके साथ वहशियाना तरीके से शारीरिक संबंध बनाया करता था और उसे वेश्यावृत्ति करने के लिए मजबूर किया करता था। उसे देखकर सुमन बहुत परेशान हो जाती है। लेकिन इधर सक्सेना साहब ने ये कहा कि सुमन अब तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और आज से तुम्हारा पीछा इस व्यक्ति से छूटने वाला है। और सक्सेना साहब उस व्यक्ति से ये पूछते हैं कि तुम इस पत्नी को छोड़ने का क्या लोगे? तो वो व्यक्ति कहता है कि मेरे ऊपर 25 लाख का कर्ज है और अब आप मुझे पैसे दे दीजिए और मैं इसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। वैसे भी ये एक आवारा और बदचलन किस्म की औरत है, इसके साथ कौन रिश्ता रखना चाहेगा? मैं इसके साथ खुद ही सारे रिश्ते तोड़ना चाहता हूँ। इसके जवाब में सक्सेना साहब ने कहा कि ठीक है, कल सुबह आना और अपने पैसे लेकर चले जाना, लेकिन इसके साथ ही साथ तलाक के पेपर्स पर दस्तखत करना बिल्कुल मत भूलना। मुझे तुम्हारे साथ इसका कोई रिश्ता नहीं पसंद है और अब से तुम्हारी और इसकी राहें अलग-अलग हैं। इसके जवाब में वो व्यक्ति कहता है कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और जैसे मैं इसके साथ धोखा खा चुका हूँ, ठीक वैसे ही आप भी धोखा खाने वाले हैं और ये बहुत ही आवारा और फ्रॉड किस्म की औरत है। इसने कई लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। लेकिन सक्सेना साहब सुमन की इतनी खूबसूरत बातों को देखकर, इतनी भोले अंदाज को देखकर पिघल चुके थे, उन्हें लगता ही नहीं था कि सुमन ऐसा कुछ कर सकती है और इधर वो व्यक्ति पैर पटकता हुआ चला जाता है। अगली सुबह वो व्यक्ति घर वापस आता है और तलाक के पेपर्स पर दस्तखत करके सक्सेना साहब को दे देता है। सक्सेना साहब ने उन पेपर्स को देखा और 25 लाख रुपए वो व्यक्ति लेकर वहां से चला जाता है। तो दोस्तों जब सुमन का उसके पति से तलाक हो जाता है और इधर सक्सेना साहब जो सुमन के साथ अपनी नई जिंदगी के सपने बुन रहे थे, उन्होंने सुमन के साथ जाकर एक सादे समारोह में एक मंदिर में शादी कर ली और उसके बाद सुमन को वहीं से वो शॉपिंग कराने के लिए लेकर चले जाते हैं। सुमन को शॉपिंग कराकर नए गहने, नए कपड़े और नई चीजें दिलवाकर जब वो घर लौटते हैं, तो उनके घर पर एक सरप्राइज इंतजार कर रहा था। दरअसल सुमन ने उनके लिए पूरा बेडरूम सजा कर रखा था और आज की जो रात होने वाली थी वो सक्सेना साहब और सुमन की एक पति और पत्नी के रूप में एक सुहाग रात होने वाली थी। जब सक्सेना साहब इस घटना को देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि उनकी नई नवेली पत्नी सुमन इतनी ज्यादा रोमांटिक हो सकती है। इधर सक्सेना साहब जब सुमन के साथ अपनी रात गुजार रहे होते हैं और सुहाग की वो पहली रात बहुत ही खुशियों के साथ गुजरती है और जब अगली सुबह आती है तो सक्सेना साहब इस मदहोशी के आलम में उठते हैं और देखते हैं कि उनकी पत्नी उनके बगल में नहीं है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि हो सकता है कि वो नहाने धोने के लिए चली गई हो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो साफ सफाई में व्यस्त हो। और जब सक्सेना साहब उठकर बाहर आते हैं तो वो ये देखते हैं कि आज कप का प्याला भी उनकी टेबल पर नहीं रखा हुआ है। तो वो ये सोचते हैं कि हो सकता है वो नहा रही हो और जब वो बाथरूम में देखते हैं, इधर-उधर देखते हैं, अपने बेडरूम में तलाशने के बाद दूसरे कमरों में तलाशते हैं, बाहर लॉन में देखते हैं, तो कहीं भी उन्हें सुमन नहीं मिलती है। इसके बाद उनका माथा ठनकता है और वो भी सीधा भागते हुए अपने लॉकर की तरफ जाते हैं, जहाँ उनके पैसे और उनकी कीमती सामान रखा हुआ करते थे।
जब सक्सेना साहब ने ये देखा कि उनकी अलमारी खुली हुई है और अलमारी का लॉकर टूटा हुआ है, उस लॉकर से सारे कीमती गहने, ज्वेलरियां और 5 से 7 लाख रुपए कैश, इसके साथ ही साथ कुछ महंगी चीजें जो थी वो सारी उस अलमारी से गायब थी। तो सक्सेना साहब का दिमाग ठनक जाता है, वो परेशान हो जाते हैं और उन्हें अचानक से उस व्यक्ति की वो सारी बातें याद आने लगती हैं जो उस व्यक्ति ने कही थी कि मैं तो इससे बचकर जा रहा हूँ और अब आप फंस चुके हैं, आपकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है और ये एक फ्रॉड औरत है। और कुछ इस तरीके की बातें जो उस व्यक्ति ने सक्सेना साहब से तलाक देते वक्त कही थी, वो सारी बातें उन्हें याद आने लगती हैं। और इधर जब सक्सेना साहब इस मंजर को देखते हैं तो वो ये समझ जाते हैं कि वो लुट चुके हैं और अब उनके पास सिवाय रोने की कुछ भी नहीं बचा है। और इधर उनकी जो नई नवेली पत्नी सुमन थी, वो सारे गहने, पैसे, रुपए और उनके विश्वास को लूट कर वहां से रफू चक्कर हो चुकी थी। दोस्तों, अब आप ही बताइए कि क्या सुमन उस व्यक्ति के साथ, उस पति के साथ मिली हुई थी, या फिर सुमन एक फ्रॉड औरत थी, या फिर सुमन ने सक्सेना साहब के साथ इतने गलत तरीके से व्यवहार करके सक्सेना साहब के विश्वास को, उनके रिश्ते को तोड़ दिया। क्या उसने सही किया? आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और इस कहानी के माध्यम से हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि दोस्तों, पैसा जो होता है वो ज़िंदगी की एक ज़रूरत है, ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी बनती है लोगों से, रिश्तों से, प्यार से। शायद सुमन ने इस बात को कभी भी नहीं सोचा होगा कि सक्सेना साहब के रूप में उसे एक ऐसा खूबसूरत सा जीवन साथी मिलेगा जो उनकी हर बात को कदर करेगा, उन्हें प्यार देगा, सम्मान देगा। और पैसे कुछ भी नहीं है, पैसे आज हैं और 5 से 7 लाख रुपए कल खत्म हो जाएंगे। लेकिन सक्सेना साहब के साथ उसने जो गंदा व्यवहार किया, जो उनके भरोसे को उसने तोड़ दिया, वो चीज़ अब उसे दोबारा कभी भी नहीं मिल सकती है। और शायद अब सक्सेना साहब किसी दूसरी औरत पर कभी विश्वास भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर बार उन्हें उनके विश्वास, उनके प्यार और उनके रिश्ते के एवज में मिले हुए धोखे और उनके साथ हुए इस गलत व्यवहार की बातें ताज़ा हो जाएंगी। दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना या किसी को परेशान करना कतई नहीं है। दरअसल हम आपके समाज में हो रही इस तरीके की सच्ची वारदातों को सुनाकर आपको जागरूक करना चाहते हैं कि आप प्यार में तो हैं, लेकिन प्यार में अपनी आंखें खोल कर रखिए। किसी पर भी अंधाधुंध विश्वास मत करिए, क्योंकि आज का समय विश्वास पर ही धोखा मिल रहा है और लोग एक दूसरे को पैसे और औरत के लिए धोखा देने से, उनके साथ गलत करने से बाज नहीं आ रहे हैं। अगर आप सच्ची घटना चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। एक नई सच्ची घटना के साथ हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी अपना अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के माहौल पर नज़र बनाए रखिए और सुरक्षित रहिए। एक नई सच्ची घटना के साथ फिर मिलते हैं। टेक केयर। जय हिंद।